तो सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में। आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 4 और टॉपिक जैसा आप सभी को पता है कि उत्तराखंड के जो ऐतिहासिक जो स्रोत हैं, यानी कि उत्तराखंड के जो इतिहास है उसे जानने के जो स्रोत हैं उसे हम कवर कर रहे हैं। और लास्ट जो हमने वीडियो आपको प्रोवाइड कराए थे, जो लास्ट क्लास हमने प्रोवाइड कराए थे, उसमें बताया था हमने आपको जो महत्वपूर्ण खोजें हुई कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा और गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ अन्य नए स्रोतों के बारे में, जैसे आपके शिलालेख हुए या आपके अभिलेख हुए। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्लास नंबर 4 के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था जो बात बाद में जो खोज हुई उसके बारे में। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट, यानी कि अभिलेख या शिलालेख। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लोगे प्रमुख अभिलेख या शिलालेख। ठीक है, और नंबर 1 डालोगे कालसी शिलालेख। ठीक है, ये अभिलेख काट दोगे, क्या लिखोगे? कालसी शिलालेख। ठीक है जी। तो कालसी कहाँ में पड़ता है? कालसी पड़ता है आपका देहरादून में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो कालसी आपका देहरादून में है, ध्यान रखेंगे यहीं पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहीं पर हमें कालसी शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसकी जो खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है जॉन फॉरेस्टर को। किसे जाता है? जॉन फॉरेस्टर को। इन्होंने 1860 में इसकी खोज की थी, ये आप ध्यान रखोगे। और जैसा इस पर बातें लिखी हुई है, जो इस पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि एक प्रकार से सुविधा की मैंने स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं मैंने वो उपलब्ध कराई है। और दूसरी बात की है कि मैं हिंसा को त्याग कर क्या करूँगा? अहिंसा अपनाऊंगा। ऐसा करके किसने लिखा है? ये आपका लिखा है अशोक ने। ठीक है, किसने लिखा है? अशोक ने, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस व्यवस्था को देखते हुए जो हमारे इतिहासकार है, जैसे जॉन फॉरेस्टर ने ये खोज की थी, तो उन्होंने क्या बताया कि ये अशोक का 13वां लेख हो सकता है। किसने बताया ये हमें? ये बताया हमें जॉन फॉरेस्टर ने। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे भाषा के बारे में। बात करूँ किस भाषा में इस पर लिखे हुए हैं हमें लेख, तो वो किस भाषा में लिखे हुए हैं? पाली भाषा में। और कितने साल पुराना है? तो ये जो लगवाया गया था ये 257 ईसा पूर्व लगवाया गया था, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, कब लगवाया गया था? 257 ईसा पूर्व लगवाया था। किसने लगवाया था? अशोक ने लगवाया था। अशोक किस वंश का था? तो ध्यान रखेंगे किस वंश का था? मौर्य वंश का था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी लास्ट एग्जाम में पूछा गया था कि किस वंश का लगा हुआ है कालसी अभिलेख या शिलालेख? तो किस वंश का है? मौर्य वंश का। शिशुपाल पेपर में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे लिपि की। लिपि आपको बताई गई हिंदी वाली क्लास में कि लिपि क्या होती है। तो लिपि कैसी है? इसकी लिपि ब्राह्मी है, और ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीनतम लिपि है, ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे चित्रण की। तो यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है क्या का? हाथी का, और संस्कृत भाषा में लिखा भी हुआ है क्या? गजेतम। क्या लिखा हुआ है? गजेतम। तो क्वेश्चन बन सकता है कि संस्कृत भाषा में क्या लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में कालसी अभिलेख पर कौन से पशु का नाम अंकन है? तो गजेतम माने हाथी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे किस नदी के तट पर। देखिए मैंने आपको बताया कि जो लेख प्राप्त हुआ है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये कालसी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं नदियों के बारे में। तो देखिए इस तरीके से इस ओर से आएगी आपकी यमुना, इस ओर से आएगी आपकी टॉन्स। ठीक है, यमुना टॉन्स कहाँ मिलती है? सभी जानते हैं कहाँ पर? कालसी में। लेकिन ये जो शिलालेख हमें प्राप्त हुआ ये कालसी में तो प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ पर नहीं प्राप्त हुआ जहाँ पर ये नदियों का मेल होता है। ठीक है, कहाँ पर प्राप्त हुआ? ऐसे थोड़ा सा पास में, जहाँ पर एक अन्य नदी आती है। कौन सी? अम्बवाला। कौन सी नदी आती है? अम्बवाला आती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अम्बवाला। तो जो आपकी कालसी है वो किस नदी के तट पर है? टॉन्स प्लस यमुना नदी के तट पर। लेकिन जो हमें अभिलेख या शिलालेख प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो हमें अम्बाला प्लस यमुना के तट से प्राप्त हुआ है, लेकिन जो स्थान है वो कालसी ही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो गए। सबसे पहले कालसी किस नदी के तट पर है? तो यमुना प्लस टॉन्स। और बात करूँ अगर मैं शिलालेख जो हमें प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ है यमुना प्लस अम्बाला। ठीक है, चलिए कुछ अन्य क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कालसी कहाँ पर है, सभी जानते हैं देहरादून में है। और बात करें पाली भाषा की तो ध्यान रखेंगे प्रथम देश भाषा है, ये मैंने आपको बता रखा है क्या है? प्रथम देश भाषा। चलिए और बन सकते हैं कालसी के उपनाम। तो कालसी के उपनाम की मैं अगर बात करूं तो खतलिका होगा, सूतनगर होगा और कालाकोट होगा। ठीक है, ये कुछ अन्य नाम बन सकते हैं कालसी के। क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आए हैं और आगे भी बन सकते हैं। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट
रानी ईश्वरा का शिलालेख। ठीक है, ये यहाँ पर भी अभिलेख है, सिर्फ काट देंगे आप, क्या हेडिंग डाल लोगे, रानी ईश्वरा का शिलालेख। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। चलिए देखो, शिलालेख की मैं अगर बात करूँ, सबसे पहले बात करेंगे खोजकर्ता कौन है। तो जॉन ब्लूअर ने इसकी खोज की थी, आप ध्यान रखोगे। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ, ये लाखा मंडल से प्राप्त हुआ है। लाखा मंडल आप सभी जानते हैं कहाँ पर पड़ता है, देहरादून जनपद में पड़ता है। ठीक है, तो देहरादून जनपद में पड़ता है लाखा मंडल, जिसे जब हमारा युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच, तो जो लाक्षा गृह था, यानी कि जो भंडारण गृह बनाया गया था अस्त्रों का, वो हमारा लाखा मंडल ही बनाया गया था, जिसके नाम पर इसका नाम लाखा मंडल पड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इसकी भाषा की। तो भाषा संस्कृत है, ध्यान रखेंगे। और लिपि की अगर मैं बात करूं, तो लिपि इसमें आपकी ब्राह्मी है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो लिपि कैसी है, ब्राह्मी है। भाषा संस्कृत है। और क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा जो इस पर लेख प्राप्त हुए हैं वो किस व्यक्ति ने लिखे थे। तो लेख की अगर मैं बात करूँ, लेख वो वासुदेव भट्ट ने लिखे थे। और किस भाषा में लिखे थे, तो संस्कृत भाषा में लिखे थे। और कौन सी लिपि में लिखे थे, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम, ये रानी ईश्वरा थी कौन। देखिए, रानी ईश्वरा की मैं बात करूँ तो यदुवंश की जो 12वें जो शासक थे आपके, कौन, भानुगुप्त, सॉरी चंद्रगुप्त, उनकी पत्नी थी। ठीक है, तो यदुवंश के जो 12वें शासक थे आपके चंद्रगुप्त, उनकी पत्नी थी कौन, रानी ईश्वरा। और ये कहाँ के शासक थे, तो ये जालंधर के शासक थे। कहाँ के शासक थे, जालंधर के शासक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदुवंश में कुल 12 शासक हुए हैं, और 12वें जो शासक थे कौन, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की जो पत्नी थी रानी ईश्वरा, तो रानी ईश्वरा द्वारा अपने पति की याद में यह शिलालेख लगवाया गया था। कहाँ पर, हमारे लाखा मंडल में। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन बन सकता है कि इनके पिता का नाम क्या था, रानी ईश्वरा के। तो पिता का नाम क्या था, पिता का नाम भास्कर वर्धन था। किस वंश से थी, तो किस वंश से थी, यदुवंश से थी। लेकिन राजधानी कहाँ पर थी इनकी, तो राजधानी इनकी सिंहपुर थी, ध्यान रखेंगे। कहाँ पर थी राजधानी, सिंहपुर थी, इतना भी आपको ध्यान रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और बन सकता है नदियों को लेकर, कि किन किन नदी के तट पर हमें रानी ईश्वरा का अभिलेख या शिलालेख प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पर हम चलते हैं, इधर से आएगी आपकी कौन सी, टॉन्स, इधर से आपकी आएगी यमुना। ये कहाँ पर मिलती है, आप सभी जानते हैं कालसी में मिलती है। तो बात करें अगर रानी ईश्वरा का अभिलेख, ये हमारा लाखा मंडल में मिलता है। लाखा मंडल में एक नदी और मिलेगी, किससे, यमुना से, जिसका नाम होगा रिखनाड। क्या नाम होगा, रिखनाड या मैदो गंगा, मैदो गंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा रानी का क्या, शिला लेख। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन दोनों बन सकते हैं, किस किस नदी के तट पर रहता है, यमुना प्लस रिखनाड या यमुना प्लस मैदो गंगा, क्योंकि रिखनाड का जो उपनाम है वो मैदो गंगा है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो यही क्वेश्चंस बन सकते हैं रानी ईश्वरा के शिलालेख से, और कुछ क्वेश्चन बन सकते थे आपके जो कालसी अभिलेख है उससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में। तो कुछ हमें लेख प्राप्त हुए हैं मंदिरों के दीवारों से भी, कुछ गुफाओं की दीवारों से भी, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो हेडिंग डाल दीजिए, मंदिरों की दीवारों पर प्राप्त लेख। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ और नाला। ठीक है, देखिए मैं अगर बात करूँ, गोपेश्वर सभी जानते हैं कहाँ पर है, चमोली में। कालीमठ सभी जानते हैं टिहरी में। केदारनाथ की मैं बात करूँ, सभी जानते हैं रुद्रप्रयाग। और नाले की अगर मैं बात करूँ, यह पड़ता है आपका चमोली में। ठीक है, ये कहाँ यहाँ से प्राप्त हुए हैं, हमें मंदिरों की दीवारों पर स्थित लेख। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे गुफाओं पर। गुफाओं की जो दीवार हैं उन पर भी हमें लेख प्राप्त हुए हैं, कौन कौन सी गुफाएं हैं, कहाँ कहाँ की गुफाएं हैं। तो देवप्रयाग की गुफा और कल्पनाथ सभी जानते हैं, कल्पनाथ कहाँ पर है, चमोली में। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुए हैं, गुफाओं की दीवारों पर लेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे ईंटों पर, कुछ ईंटों पर भी हमें लेख प्राप्त हुए हैं। तो ईंटें जो प्राप्त हुई है वो हमें नैनीताल, भीमताल से प्राप्त हुई हैं, ध्यान रखेंगे भीमताल। और बाड़ा वाला एक क्षेत्र पड़ता है, आप आगे जब इतिहास पढ़ोगे तो यहाँ पर बाड़ा वाला क्षेत्र पड़ेगा देहरादून में। तो यहाँ से भी हमें प्राप्त हुई है ईंटों पर लेख। ठीक है, कुछ हमें त्रिशूलों पर भी लेख प्राप्त हुए हैं, जो भी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ रखे। तो एक त्रिशूल मिलेगा हमें किस मंदिर में, रुद्रशिव मंदिर पड़ता है अल्मोड़ा में। रुद्रशिव मंदिर अल्मोड़ा में पड़ेगा, वहाँ पर हमें लेख प्राप्त हुए हैं। उन लेखों का जो संबंध है वो आपका नागपति नाथ है और आपका अशोकचल है, इनके वर्णन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अशोकचल के बारे में भी आप आगे पढ़ोगे, और नागपति नाथ कौन है, इनके बारे में भी आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट बात करेंगे कुषाणकालीन जो हमें कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई, उनसे भी हमें लेख प्राप्त हुए, उनके बारे में वे भी हमें क्या इतिहास के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो जो कुषाणकालीन जो मुद्राएं हैं मुनि की रेती, ठीक है, अब आपको बताना है कि मुनि की रेती नामक स्थान कहाँ पर है। ठीक है, नेट सर्च करो या कुछ भी करो, आपको बताना है मुनि की रेती नामक स्थान कहाँ पर है। कई बार क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, और सुमाड़ी जो पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, यहाँ पर भी हमें कुषाणकालीन मुद्राओं पर लेख प्राप्त हुए। ठीक है, उसके बाद एक स्थान पड़ता है कंडारा, ये भी आप ध्यान रखोगे। चलो वो तो नीचे लिखा हुआ है ये। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कार्तिकपुर राजवंश के जो राजाएं हैं उनके भी हमें लेख प्राप्त हुए हैं। तो पांडुकेश्वर से प्राप्त हुए हैं, कंडारा से प्राप्त हुए हैं और आपका चंपावत से प्राप्त हुए। ठीक है, पांडुकेश्वर सभी जानते हैं कहाँ पर है, आपका चमोली में है, कंडारा पौड़ी गढ़वाल में है और चंपावत का जो स्थान है कौन सा, आपका देवीधुरा, यहाँ से भी हमें लेख प्राप्त हुए। और ध्यान रखोगे देवीधुरा से हमें क्या हुआ, प्रथम बार अवशेषों की खोज हुई थी और अवशेष में हमें क्या प्राप्त हुए थे, समाधान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बालेश्वर मंदिर से जो हमें लेख प्राप्त हुए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन सीधा ही पूछ लिया गया था कि बालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, चंपावत में। 28 अक्टूबर का पेपर हुआ था 2018 में, वहाँ पर सिंपली क्वेश्चन पूछा गया था कि बालेश्वर मंदिर किस जनपद में है। तो बालेश्वर मंदिर किस जनपद में है, आपका चंपावत जनपद में है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से हमें अशोक चल का वर्णन प्राप्त हुआ है कि अशोक चल हमारे यहाँ पर कब आया था, कब इसने क्या कुछ किया, वो सभी जो जानकारी प्राप्त हुई है हमें बालेश्वर मंदिर अभिलेख से प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे गोपेश्वर मंदिर त्रिशूल का जो अभिलेख है वहाँ पर भी, ये भी महत्वपूर्ण है। ये चमोली से प्राप्त हुआ है और इसका जो आधा भाग है वो जम्मू के जो शुद्धादेव महादेव मंदिर है वहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये जो गोपेश्वर मंदिर त्रिशूल का जो संबंध है ये आपका किससे है, कलचल देव से है। ठीक है, कलचल देव के बारे में भी आप आगे इतिहास में पढ़ोगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कलचल देव का संबंध किससे है, गोपेश्वर वाले से, और बालेश्वर मंदिर जो चंपावत है इसका संबंध किससे, इसका अशोक वाले से है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपली बन सकता है कि गोपेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो चमोली में है और इस पे जो लेख प्राप्त हुए हैं ये किस राजा के हैं या किस व्यक्ति के हैं। तो मैं अगर बात करूँ गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख, इसका जो संबंध है वो आपका कलचल देव, बालेश्वर मंदिर का जो संबंध है अशोक चल से है। ठीक है, और कार्तिकेयपुर राजाओं की भी मुद्रा प्राप्त हुई, वो भी इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड कराती हैं। इसी प्रकार कुषाणकालीन जो मुद्राएं हैं मुनि की रेती और सुमाड़ी से प्राप्त हुई है। मुनि की रेती नामक स्थान कहाँ पर है, ये आपको क्वेश्चन कमेंट करके नीचे बताना है। ठीक है, त्रिशूल लेख के बारे में मैं अगर बात करूँ रुद्रशिव मंदिर से प्राप्त हुए हैं, इस पर हमें अशोक चल और नागपति नाथ की जानकारी प्रोवाइड होती है। ठीक है, ईंटों से भी लेख प्राप्त हुए हैं, यानी कि ईंटों पर भी कुछ लेख लिखे हुए हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो हमें ईंटें कहाँ पर प्राप्त हुई है, ये भीमताल नैनीताल और बाड़ा वाला जो क्षेत्र है देहरादून वाला, यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर बात करूँ गुफाओं पर, गुफाओं आपकी देवप्रयाग है और कल्पनाथ है, ये भी ध्यान रखना है। देवप्रयाग टिहरी में पड़ता है, कल्पनाथ आपका पड़ता है चमोली जनपद में। ठीक है, मंदिरों की दीवारों से भी लेख प्राप्त हुए हैं। मंदिर की दीवार कहाँ कहाँ पर है, वे गोपेश्वर चमोली, कालीमठ टिहरी, केदारनाथ रुद्रप्रयाग, नाला क्षेत्र चमोली। ठीक है, उसके पहले हमने आपको बताया था रानीसोरा का अभिलेख या शिलालेख, और यह मैं बात करूँ आपका कालसी शिलालेख। ठीक है, कालसी शिलालेख मैंने आपको बताया देहरादून में पड़ता है, जून फॉरेस्टर ने खोज की। और इसी प्रकार रानी ईश्वरा का भी हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, लाखा मंडल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर रह गया था, वो आप फिर से देख लीजिए। लाखा मंडल का उपनाम मैंने लिखवाना भूल गया था, वो क्या है, आपका मठ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो लाखा मंडल का जो संबंध है वो किससे है, पांडवों से है, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कवर और एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। देखिए जितने भी स्रोत बन सकते थे उत्तराखंड के इतिहास को जानने के, वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बचेंगे या महत्वपूर्ण टॉपिक्स बचेंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना नोट कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चन बन सकते, देखो लिखवाना मेरा काम है, क्वेश्चंस बनाना आपका काम है। कुछ भी बन सकता है, पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के किस शिलालेख में अशोक ने स्वास्थ्य की बात कही है, तो आप बिना देखे लगा देंगे कौन सा, कालसी का। या पूछा जा सकता है कि कालाकोट किसका उपनाम है, या पूछा जा सकता है कि जो आपका कालसी जो अभिलेख प्राप्त हुआ है किस नदी के तट पर है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि कालसी का जो अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है कब लगवाया गया था, किसने लगवाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आप अपने हिसाब से निकालिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो आप क्रैक कर सके। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपको जल्दी नई क्लास में।